ओ लेवल अकाउंटिंग, ठीक है। ओ लेवल अकाउंटिंग का जो सिलेबस कोड है, सिलेबस कोड वी हैव दैट इज 7707, ठीक है। प्रीवियसली दिस सिलेबस कोड वाज 7110, पहले ये हुआ करता था। In the past 2 years this syllabus code is updated, चेंज हो गया हमारा सिलेबस कोड, थोड़ा स्लाइटली सिलेबस में भी चेंजेस आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसका पेपर पैटर्न बता दूं। पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है। देयर आर 2 पेपर्स। पेपर 1 which is of 35 marks and it contains 35 MCQs and the time duration is 1 hour 15 minutes. ठीक है। And then paper 2 is of 100 marks and there are 5 questions. 5 questions of 20 marks each. ठीक है। And the time duration is 1 hour 45 minutes. This means के जितने मार्क्स के क्वेश्चन है उतने ही मिनट्स हमारे पास। ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 1 hour 45 minutes. 1 hour 45 minutes means 60 plus 45 अप्रोक्सीमेटली 105 मिनट्स हो गए। तो अप्रोक्सीमेटली 1 mark per minute, 1 mark per minute। ठीक है, इस तरीके से है ये। This is the paper pattern, or in both of the papers, paper 1 and paper 2, calculator is allowed. Calculator is allowed in both papers. ठीक है, calculator is allowed in both papers. What is accounting? ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन। सबसे पहले हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग। एक जनरली जो है आप लोगों के दिमाग में क्या है अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग में क्या होता होगा, कुछ एक आइडिया है? जनरली ब्रेनस्टॉर्मिंग अपनी करें जी। यस उसामा, क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटेंट का काम क्या होता है? तो मैं थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ ताकि आप देख के ना बताएं। अकाउंटेंट का काम क्या होता है किसी भी बिजनेस के अंदर? जो पैसे हुए हैं, पैसों का लेन देन है, जो भी किसी से पैसे ले रहे हैं ये रिसीव करना, उसको क्या पैसे देना है, देने जाएगा अकाउंटेंट और लेने जाएगा, या क्या उसका काम है एक्चुअली? रिकॉर्ड करना। ठीक है। और देखो अकाउंटेंट का जो मेन काम होता है ना, जो अकाउंटेंट का मेन जो रोल है दैट इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना। अगर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस की, अकाउंटेंट का काम ये नहीं होता, डिसीजन मेकिंग नहीं है किसको पैसे देने हैं या किसको नहीं देना है। अकाउंटेंट का काम ये है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको वो अपने पास कहीं रिकॉर्ड करे। ठीक है। तो अकाउंटिंग के जो डेफिनेशन है उसमें क्या आता है, अकाउंटेंट का वन ऑफ द टास्क में से, अकाउंटेंट के जो बहुत सारे टास्क होते हैं जिसमें से पहला टास्क, उसका जो मेन टास्क है दैट इज रिकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे हम, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये सारे अकाउंटेंट के काम है। क्या क्या काम है? सबसे पहला काम क्या होगा, रिकॉर्डिंग। देन उसके बाद क्या करेगा वो, उसको क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग तो मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करने के बाद उसको फर्दर आगे प्रोसेस करना है, किस ट्रांजैक्शंस को किस कैटेगरी में डालना है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। उसके बाद उनको क्या करना होता है, समराइज। देन उसको क्या करना होता है, कम्युनिकेट। सिर्फ ये सब करना नहीं होता है, सब करने के बाद एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में वी नीड टू कम्युनिकेट इट। जो ओनर है बिजनेस का, ओनर ऑफ द बिजनेस किसको कम्युनिकेट करेंगे, यूजुअली ओनर ऑफ द बिजनेस को।
ओनर आके अकाउंटेंट से पूछेगा भाई बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसको कोई एक ऐसा प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपने अकाउंटिंग की डेटा को लेकर आना है कि वो ओनर को दिखा सके, कम्युनिकेशन कर सके। और दिस इज द फाइनल थिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यहाँ पर एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हम किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शन मींस anything, any event which has a monetary impact on the business। कोई भी ऐसा इवेंट हो जो बिजनेस के ऊपर कोई मॉनेटरी इंपैक्ट लेकर आता हो, दैट इवेंट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन हम किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा इवेंट हो, एनी इवेंट। देखो, अ ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट विच हैज सम मॉनेटरी इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट हूँ और मैं शॉप पर बैठा हुआ हूँ और एक कस्टमर आया, कस्टमर ने एक प्रोडक्ट देखा, बोला अच्छा ये मुझे पसंद है, मोबाइल फोन की शॉप है, उसने फोन देखा, बोला अच्छा कितने का है ये, वो बार्गेनिंग की, बोला ठीक है मैं आता हूँ, अब वो चला गया। तो क्या अकाउंटेंट को कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत है? नहीं, कस्टमर ने कुछ लिया नहीं है ना, इवेंट तो हुआ है, कस्टमर आया है, उसने हमसे हमसे बात भी की है, डिस्कस भी किया है, अच्छा कस्टमर ने कंफर्म बोला मुझे बिल्कुल पक्का ये पसंद है, बोला ये जो है ना मैं क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूँ, या आप क्रेडिट कार्ड चार्ज कर लें, मुझे फोन दे दें। अब हम, हमारे पास क्रेडिट कार्ड की मशीन नहीं है, तो अब हम बोल रहे हैं हमारे पास तो मशीन नहीं है, उसने कहा ठीक है मैं कल कैश लेकर आऊंगा, चला गया वो, क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं। इवन दो कि हम 100% श्योर हों कि ये आएगा ही आएगा, ये प्रोडक्ट हमारे अलावा मार्केट में किसी और के पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ही कल आएगा, फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं? फिर भी नहीं, क्योंकि कोई आया नहीं है ना अभी तक, वो क्या पता नहीं आया, क्या पता नहीं लेना उसको। तो अकाउंटेंट की, अकाउंटिंग का रूल ये है कि एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन वो चीज होती है जिससे हमारे बिजनेस के ऊपर कोई मॉनेटरी इंपैक्ट आ रहा हो। ठीक है, तो अब बिजनेस के ऊपर कोई मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं आया, उसने अभी तक बात की है, नॉट लीगली बाउंडेड, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कि मैं कल आऊंगा, सिर्फ कहा है। अगर वो ना है तो हम उसको काउंटेबल नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते आप क्यों नहीं आए। तो इसीलिए एक रूल याद रख लें, ट्रांजैक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होती है। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा इवेंट जिससे हमारे बिजनेस के ऊपर कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट है। हाँ, अगर वो बंदा हमारा जानने वाला है और हम उसको बोले ठीक है ये आप प्रोडक्ट ले जाएं और आप कल पैसे भिजवा दीजिएगा, नाउ वी कैन रिकॉर्ड। अगर वो प्रोडक्ट लेकर चला गया, उसने कहा ठीक है मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया, मैं ले रहा हूँ और मैं कल पैसे भिजवा दूंगा, अब हम इसको क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी सेल्स हो गई है, लेकिन अभी सेल्स किस पर हुई है? उधार पर, क्रेडिट पर हुई है सेल्स। दूसरी चीज क्या है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसको कहते हैं? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंट के जो इतने सारे रोल्स थे ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, इन सारे रोल्स में से जो पहला रोल है ना, जो वो क्या है? रिकॉर्डिंग। तो जो, अगर कोई ऐसा अकाउंटेंट हो जिसको हम कहें कि वो सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करता है और कुछ नहीं करता, आगे के सारे काम नहीं कर रहा है, तो उस अकाउंटेंट को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे बुक कीपर। बुक कीपर इज अ सॉर्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंट का जूनियर अकाउंटेंट होता है ना, जो इतना सीनियर नहीं होता, जो वो काम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, ही इज अ बुक कीपर। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बुक कीपर एंड अकाउंटेंट। तो क्या फर्क होगा? बुक कीपर इज ओनली, हम कहेंगे बुक कीपर, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपर ओनली परफॉर्म्स अ फ्यू टास्क, अ सिंगल टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना। और जो अकाउंटेंट होता है, अकाउंटिंग अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट डज ऑल द टास्क, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये सारी चीजें। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं, स्कूल के ऑफिस में, वर्ड्स के ऑफिस में जाते हैं, अगर जो किसी भी, आपने जाकर एडमिशन लिया एंड यू हैव पेड द फीस, तो समवन, किसी ने आपको जो है स्लिप काट के दी होगी, स्लिप बना के दी होगी, तो वो जो पर्सन है वो कौन है? बुक कीपर है, अकाउंटेंट है? बुक कीपर होंगे, जो सामने काउंटर पे बैठे हो, तो किसी भी शॉप पर आप जाते हो, नॉर्मली सामने से जो आपको बिल बना के दे रहा था, ही इज अ बुक कीपर, उसके काम से बिल बनाना है। अब जो सीनियर पर्सन होगा, वो बाद में वो बिल्स देखकर उसको आगे पोस्ट करेगा, उसको जो है क्या कहते हैं क्लासिफाई करेगा, समराइज, वो पूरा एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर ओनर को प्रेजेंट करेगा। ही इज एन अकाउंटेंट। आप सुपरमार्केट पर जाते हो, सुपरमार्केट पर जो फ्रंट पे बैठे होते हैं, जो कैशियर होते हैं, जो वो क्या होते हैं? बुक कीपर होते हैं ना वो लोग, वो अकाउंटेंट तो नहीं होते। ठीक है, तो अब समझ आ गई, फर्क समझ आ गया सबको ना, अकाउंटेंट का और बुक कीपर का। अच्छा जी, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग?
ये सारे हैं। देखो क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। Accounting has many objectives, including letting people and organizations know if they are making a profit or loss, what their business is worth। मतलब अकाउंटिंग से हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। सेकेंडली, व्हाट देयर बिजनेस इज वर्थ, इनके बिजनेस की वर्थ कितनी है। अक्सर आप कहते हो ना कि क्या कहते हैं, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, दिस मैन इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। कैसे पता चला? इसके अकाउंटेंट नहीं बताया होगा ना कि इसके बिजनेस की इतनी वर्थ है। वर्थ का क्या मतलब है कि इस बिजनेस को अगर हम सेल ऑफ करने जाएं तो इतने पैसे हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं इसको बेचकर। हाउ मच कैश दे हैव, ये भी अकाउंटेंट बताएगा आपको। हाउ मच दे आर ओड, यानी कि हाउ मच दे आर ओड का क्या मतलब है कि इनको लोगों से कितने पैसे लेने हैं। हाउ मच दे ओ टू समवन, यानी कि कितने लोगों को पैसे रिटर्न करना, उधार देना है। इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन कीप अ फाइनेंशियल चेक ऑन द थिंग्स दे। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारे के सारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस है उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो। यानी कि अब देखो क्या कहते हैं, अजान हो रही है, जस्ट विल टेक अ ब्रेक फॉर अजान। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसके यूजर्स कौन है। ठीक है, किसको हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ठीक है, दीज आर द डे टू डे डिसीजन मेकर्स। दे नीड टू नो हाउ वेल थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग फाइनेंशियली एंड अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। जो हमारे बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं उनको हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज में आती है ना, जाहिर है उनको पता चलता है बिजनेस कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी है, ताकि डिसीजन ले सकें कुछ। ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ओनर्स को भी ताकि पता चले कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। देन अ प्रोस्पेक्टिव बायर। अकाउंटिंग, जब आपका कोई पर्सन, अगर कोई आपका बिजनेस को बाय करने के लिए है, अगर आपका कोई ब्रांड है, आपने उसको सेल करना है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो है ब्रांड सेल हो जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ करीम था, करीम अभी भी है। करीम को किसने बाय किया है? उबर ने। करीम को अगर उबर ने बाय किया है तो उबर कितने में बाय करेगा? कभी करीम को कैसे पता चलेगा? उबर जो है करीम के अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, देखेगा अकाउंटिंग में कि इनकी बिजनेस की क्या वर्थ है, उस हिसाब से वो अपनी ऑफर प्लेस करेगा। तो एक प्रोस्पेक्टिव बायर होता है, वो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहता है। देन बैंक। बैंक को आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या फायदा होता है? अगर आप बैंक से कभी लोन लेने जाएं, अगर आप बैंक से कभी लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले सबसे पहले क्या कहेंगे कि अपनी अकाउंटिंग की बुक्स ला के दें, हम देखते हैं कि आपका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है भी कि आप हमारा लोन रिटर्न कर पाएंगे या नहीं। पता चला लोन ले लिया और रिटर्न नहीं कर पाए तो। देन टैक्स इंस्पेक्टर्स। टैक्स इंस्पेक्टर्स को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या जरूरत है? ताकि वो देखें कि हमने पूरा टैक्स पे करा है या नहीं, जितनी इनकम है उस हिसाब से टैक्स सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं। और प्रोस्पेक्टिव पार्टनर इज सिमिलर, कि अगर आप किसी बिजनेस में, अपने बिजनेस में किसी को बोलें कि भाई आप मेरे साथ पार्टनर बन जाएं, तो वो पहले क्या चेक करेगा कि बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है ना? इसी तरह से आगे चलेंगे हम। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या चीज है? पिलर्स किसको कहते हैं? किसी भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं जब हम, तो पिलर्स क्या होते हैं? उस बिल्डिंग की बेस में आते हैं ना, सारे पूरे स्ट्रक्चर को बेस करते हैं, जिस पर पूरा स्ट्रक्चर बेस होता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग के पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग क्यों कहते हैं? दीज आर द 5 थिंग्स जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस कर रही है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या है पिलर? सबसे पहली चीज है एसेट्स। एसेट्स जो होते हैं, किसी बिजनेस का जो एसेट होता है, फर्स्ट थिंग, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। 5 पिलर्स हैं, कौन कौन से हैं? एसेट्स हैं, लायबिलिटीज, एसेट लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। क्या ये वर्ड आपने पहले कभी सुना है, एसेट? हाँ जी। एसेट किसको बोलते हैं? एसेट का मतलब होता है एनीथिंग, कोई भी चीज जो हमारी प्रॉपर्टी हो, जो हमारी ओनरशिप में हो, दैट इज कॉल्ड आवर एसेट। ठीक है, जैसे कि एसेट का डेफिनेशन क्या है?
इट इज अ रिसोर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कोई भी रिसोर्स, कोई भी चीज जो कि हमारी ओनरशिप में और हमारे कंट्रोल में हो, दैट इज आवर एसेट। एसेट्स की दो कैटेगरीज होती हैं, कुछ होते हैं नॉन करंट एसेट्स और कुछ होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का क्या मतलब है? नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, जो लॉन्ग टर्म के हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार, मोटर व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज, लैंड, ये सारी चीजें क्या हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, लॉन्ग टर्म लाइफ हो जिनकी। और तो ये सब क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, विद इन 1 ईयर जो कंज्यूम हो जाए, वो करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश। कैश 1 साल तक वही नोट तो नहीं रहता ना हमारे पास, सर्कुलेट करता रहता, खर्च कर लेते हैं, फिर अर्निंग हो जाती है, फिर आ जाते हैं वैसे, खर्च चलता रहता है, रोलिंग में रहता है। इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर हमने किसी को उधार पे गुड्स दिए हैं, किसी कस्टमर को, कस्टमर ने हमसे अगर गुड्स लिए हैं क्रेडिट पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है। अगर हमने किसी को गुड्स बेचे हैं लेकिन उसने पेमेंट नहीं की अभी तक, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, इसी तरीके से जो है कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसको कहते हैं हम? इन्वेंट्री का मतलब होता है जो गुड्स होते हैं, जो हमने गुड्स सेल करने के लिए रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे अगर इफ आई हैव अ शॉप, वॉचेस की शॉप है मेरी, अगर तो जो मेरी शॉप के अंदर जो वॉचेस रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। ठीक है। इन्वेंट्री वो होती है जो कि स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज का हमारा बिजनेस, अगर हमारी टायर्स की शॉप है तो हमारी टायर्स जो होंगे वो क्या होंगी? इन्वेंट्री होगी। अच्छा, अगर हमारी कार्स का शोरूम है, अगर हमारा कार्स का शोरूम है, तो जो कार्स हैं वो हमारे लिए इन्वेंट्री होगी या नॉन करंट एसेट होगी? बताएं जरा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमारा कार्स का शोरूम है तो जो कार्स हैं वो हमारे लिए इन्वेंट्री होगी या फिर नॉन करंट एसेट होगी? लाइफ तो 1 साल से ज्यादा है, लेकिन इन्वेंट्री होगी। क्यों? क्योंकि हमारा उसी चीज का बिजनेस है ना। हम वही कार 1 साल से ज्यादा तो नहीं रखेंगे ना, वो कार सेल कर देंगे, फिर दोबारा कोई और कार ले लेंगे। वही कार तो 1 साल से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो इस वजह से जो है ना, कहते हैं बात ये है कि जो कार हमने अपने पर्सनल यूज के, बिजनेस के यूज के लिए रखी होगी ना, वो तो हमारी नॉन करंट एसेट में आ जाएगी। लेकिन जो बेचने के लिए रखी होगी वो क्या होगी? इन्वेंट्री। के अलावा कैश इन हैंड है, और कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसे पड़े हुए वो भी करंट एसेट है। इसी तरीके से अदर रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल्स क्या होते हैं? अदर रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि अगर हमने किसी को उधार दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है, एक तो होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स और अदर रिसीवेबल्स का मैं फर्क आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है मैंने किसी को कैश नहीं दिया, मैंने क्या दिए हैं? गुड्स, सामान। अगर मेरा वॉचेस का बिजनेस है, कोई आया मुझसे वॉच उधार पे लेकर गया, वो मेरा क्या है? ट्रेड रिसीवेबल को, जो मुझसे उधार लेकर गया। लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे कैश लेकर गया हो, किसी ने बोला हो यार कुछ दिनों के लिए कैश चाहिए, थोड़ा सा उधार दे दो, कि मैंने कैश दे दिया, नाउ दिस इज नॉट अ ट्रेड रिसीवेबल। अब वो क्या होगा? अदर रिसीवेबल। अगर हम गुड्स देते हैं ना तो वो ट्रेड रिसीवेबल होता है। अगर हमने गुड्स नहीं दिए, कोई और चीज कैश दिया है, या फिर हमने, अब हम बात कर लेते हैं लायबिलिटीज की। अच्छा, ट्रेड और अदर पेबल्स का, मैंने अदर रिसीवेबल्स का डिफरेंस आपको बता दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल जब हम किसी को उधार पर गुड्स देते हैं। और अदर रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जब हमने किसी को कैश दिया उधार पर, या हमने किसी को जगह रेंट पर दी हो और उसने पर्सन अभी तक पेमेंट नहीं की हुई है, तो वो भी हमारा क्या है? अदर रिसीवेबल। रिसीवेबल का क्या मतलब है? जिससे हमें पैसे लेने हैं। और अदर रिसीवेबल मींस कि गुड्स के अलावा किसी भी चीज के होंगे तो अदर रिसीवेबल कहलाएंगे, गुड्स के होंगे तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसको कहते हैं हम? लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार। लायबिलिटीज का मतलब होता है जो हमारे ऊपर कर्जा है, जो उधार है वो। यानी कि दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, जो हमें पे ऑफ करनी है, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन। ठीक है। अच्छा, लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक तो है करंट लायबिलिटीज और एक है नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर हमें पे ऑफ करनी है। जैसे कि कौन कौन सी हैं? ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर पेबल्स। ये तीन चीजें क्या है? ये करंट लायबिलिटीज हैं। ट्रेड पेबल्स का क्या मतलब है, कोई मुझे बता सकता है? एनी आइडिया? ट्रेड रिसीवेबल से गैस करो जरा, ट्रेड पेबल क्या होगा? ट्रेड पेबल्स, देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या था? वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ट्रेड पेबल्स में क्या होगा? वी हैव बॉट द गुड्स ऑन क्रेडिट, हमें पे करना है।
ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जब हम किसी को क्रेडिट पर गुड्स दे देते हैं, तो द पर्सन हैज टू पे अस, दैट इज व्हाई इट इज ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल में व्हेन वी हैव बॉट गुड्स फ्रॉम समवन तो वी हैव टू पे, तो दैट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड इज रिलेटेड टू गुड्स, ये याद रखो बस, ट्रेड इज रिलेटेड टू गुड्स। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इसका मतलब है गुड्स के पैसे हैं जो कि लेने हैं, रिसीवेबल्स मींस वी हैव टू कलेक्ट। ट्रेड पेबल्स हैं, दिस मींस कि गुड्स के ही पैसे हैं बट वी हैव टू पे। अच्छा भाई, नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, क्या समझ आ रहा है वर्ड से? ओवरड्राफ्ट, ओवर का मतलब क्या है, हमने ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए। इफ आई हैव अ बैंक अकाउंट, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपीज है, 500,000, अगर मेरे बैंक अकाउंट में ये अमाउंट है, और जो है ना कहते हैं, लेकिन मैंने जो विड्रॉ किए हैं पैसे इससे ज्यादा कर दिए, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 500,000 है, 5 लाख है, और मैंने किसी को 6 लाख का चेक दे के भेज दिया, तो बैंक क्या करेगा? क्या वो उसको 6 लाख देंगे या मना कर देंगे, या 5 लाख देंगे, या क्या बोलेंगे भाई 6 लाख का चेक लाएगा, अकाउंट में 5 लाख है तो 5 ले लो बस, ये कहेंगे? ये देंगे नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। कभी सुना है ये वर्ड चेक बाउंस हो गया? कभी किसी सुना है चेक बाउंस होना, चेक रिटर्न होना? इसका मतलब क्या होता है, चेक रिटर्न या चेक बाउंस, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि उसके अकाउंट में पैसे कम थे या थे ही नहीं। अगर मैं 6 लाख का चेक लेकर गया हूँ और अकाउंट में 5 लाख है, तो मुझे 5 नहीं देंगे, बोलेंगे बस वापस रिटर्न, बोलेंगे वी कैन नॉट, डिसऑनर्ड चेक भी कहते हैं इसको, डिसऑनर्ड चेक, वी कैन नॉट ऑनर दिस चेक, क्योंकि इस चेक पे जो अमाउंट लिखा हुआ है अकाउंट में पैसे उससे कम है। अगर 1 रुपया भी कम होगा ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने चेक दिया 1 लाख का, और उसके अकाउंट में 99,999 रुपीज हैं, अब चाहे पैसे लेने का, आपने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे 99,000 ही दे दो, लेकिन वो नहीं देंगे आपको। तो कहेंगे जितने अमाउंट का चेक है उससे कम अगर अकाउंट में पैसे हैं तो वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर बैंक से आपके रिलेशन अच्छे हों, आप पहले से कॉल करके बोल दो कि भाई मेरे अकाउंट में 5 लाख थे, मैंने 6 लाख का चेक भेजा है, काइंडली आप थोड़ा सा जो है ना वो 6 लाख दे दीजिएगा, तो 1 लाख मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इन फ्यूचर जब पैसे डिपॉजिट करवाऊंगा तो उसमें से एडजस्ट कर लें आप, ठीक है ना? तो वो जो है ना कहते हैं ऐसा हो, जिसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, इतने अकाउंट में पैसे हैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिए, बट दिस थिंग शुड बी कम्युनिकेटेड इन एडवांस। पहले से आप बैंक को बताओगे कि भाई मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज करनी है, तो आप काइंडली चेक पे डिसऑनर नहीं कीजिएगा, आप पैसे दे दें, तो दैट इज ओके, बैंक वाले पे कर देंगे, आपके अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए माइनस में चला जाएगा। लेकिन वो कब हो सकता है, जब बैंक से आपके रिलेशन हो, पहले से आपने ये अप्रूवल लिया हो, बात की भी हो। अक्सर बिजनेस ऐसे होते हैं जो जिनके पास थोड़ा फंड्स की शॉर्टेज होती है, तो पहले से बैंक से अप्रूवल ले लेते हैं कि कभी कभार हमारा जो है ना, हाँ ओवरड्राफ्ट की हो तो आप दे देना। अच्छा, बैंक को क्या फायदा है इसका, बैंक वाले इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जितने आपका अगर 1 लाख बैंक ने एक्स्ट्रा पे कर दिया ना अपने पास से, तो वो उसके ऊपर पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो जितनी जल्दी आपको पे ऑफ करोगे उतना अच्छा है, इतना लेट पे ऑफ करोगे उतना इंटरेस्ट और चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बैंक से लोन लिया और उसने ज्यादा दे दी है, ये बात समझ नहीं आई हितेश आपकी, मुझे प्लीज रिपीट कर दें क्वेश्चन अपना। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, अच्छा ये अदर पेबल्स हमने डिस्कस नहीं किया। अदर पेबल्स क्या होता है, अदर पेबल्स का मतलब होता है कि ट्रेड पेबल्स के अलावा किसी भी और चीज का पेबल हो, दैट इज कॉल्ड अदर पेबल। मतलब ट्रेड पेबल्स तो क्या होता है, हमने किसी से गुड्स लिए हैं तो उसकी पेमेंट करनी है, दैट इज ट्रेड पेबल। लेकिन अदर पेबल क्या होता है, अदर पेबल का मतलब होता है कि गुड्स के अलावा किसी और चीज का, जैसे कि अगर हमने वो जो कोई जगह ली हो रेंट पे, अगर हमने कोई जगह रेंट पे ली हुई है, अब हमने उसके रेंट पे ऑफ नहीं किया, या अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा आ गया लेकिन हम पे करना भूल गए हैं, तो वो जब तक पे नहीं हुआ हुआ तो वो हमारे ऊपर क्या एक लायबिलिटी है ना, दैट इज कॉल्ड अदर पेबल, अदर पेबल, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस, टैक्सेस भी हमने पे नहीं करे हुए अगर, दैट इज ऑल्सो अदर पेबल, हमें पे करना है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी वो चीज है जिसकी जो कि 1 साल के बाद पे करनी है। देखो करंट और नॉन करंट को किस तरीके से हम कहेंगे, करंट का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर, और नॉन करंट का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर।
करंट लाइबिलिटीज तो हमने डिस्कस कर ली, वो लाइबिलिटीज जो कि विद इन 1 ईयर हमें पे ऑफ करनी है। ऑब्वियसली किसी से मैंने अगर वो लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, तो मैं को 2 साल बाद थोड़ी पे ऑफ करूंगा। डेली बेसिस पे मेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो मैं इतना डिले तो नहीं करूंगा ना। ऑब्वियसली थोड़े दिनों का ही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज फॉर इमरजेंसी, अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होता है, तो यूजुअली हम कुछ ही दिनों में उसको पे ऑफ कर देते हैं। इसी तरीके से अदर पेबल्स भी क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने 1 महीना नहीं भी पे करा, नेक्स्ट मंथ तो करना ही है, वरना बिजली काट के चले जाएंगे। टेलीफोन का बिल नहीं पे किया, ये चीजें तो आप मतलब डिले नहीं कर सकते ज्यादा ना। ये लाइबिलिटीज ऐसी होती है जो विद इन फ्यू डेज, लेस देन 1 ईयर की लाइबिलिटीज हैं ये। अब जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो क्या है, मोर देन 1 ईयर वाली, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन। अगर आपने बैंक से लोन लिया, अगर आप हाउस फाइनेंसिंग करते हो, बैंक से कोई बड़ा लोन लेते हो जो कि लॉन्ग टर्म है, तो ऑब्वियसली 10 ईयर्स 20 ईयर्स का टेन्योर होता है उसका पे ऑफ करने का, तो फौरन नहीं होता। ठीक है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं, किसी को पता है? देखो, बैंक में कोई ना उसका प्रोसीजर होता है, उन्होंने जाहिर है आपको जब लोन देते हैं, तो ऐसे तो लोन देंगे नहीं कि ये बंदे से लोन दे दिया हमने, कल को ये मर गया तो कोई देगा नहीं, इसके घर वाले हमें लोन वापस नहीं करेंगे। तो वो दो सारी सिक्योरिटीज होती हैं कि लोन के बदले में कोई चीज इंसान गिरवी रखवाता है, कोई मॉर्गेज सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज रखवाते हैं कि अगर मैं लोन पे ऑफ नहीं कर पाया या मैं मेरी डेथ हो गई, तो आप इसको बेच के मेरा लोन पे ऑफ कर देंगे। या फिर कोई बंदा फैमिली मेंबर कोई ऐसा हो, कोई एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश में नहीं होगा, मतलब कोई सिक्योरिटी, अगर आपको लोन चाहिए वो बोलेंगे कोई सिक्योरिटी लेकर आओ, लेट से आपके हाउस है, आपका घर है, आपके घर के पेपर्स बैंक के पास रहेंगे जब तक आप बैंक लोन पैसे वापस नहीं कर देते। तो क्या हुआ, अगर आपको डेथ हो गई तो बैंक वो घर बेच के अपना लोन रिकवर कर लेगा। इसी तरीके से या तो कोई फैमिली मेंबर ऐसा हो आपका जो कि गारंटी ले, वो कहे कि अगर इनको कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इनका लोन पे ऑफ कर दूंगा। और वो देखेंगे कि वो बंदा भी इतना वेल ऑफ भी है, पता चला वो कह तो दिया उसने कि मैं पे ऑफ कर दूंगा, उसके बाद खुद कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा? तो जो गारंटी ले रहा होता है ना, उसको भी चेक किया जाता है कि इसके पास भी कुछ है कि नहीं है जो गारंटी ले रहा है ऐसे ही फजूल में। ठीक है। तो लोन जो है ना, बैंक कभी भी अगर आपको लोन देता है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक, बहुत स्ट्रिक्ट जो है ना बैंक की वो होती है, स्क्रूटनी होती है। ऐसे ही किसी को भी उठा के लोन नहीं दे देते बैंक वाले। ये बात याद रखना, बैंक वालों का जो लोन देते हैं ना बैंक वाले, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट उसकी वो होती है, स्क्रूटनी होती है, बहुत ज्यादा चेक करके देते हैं कि भाई देना है नहीं देना है, देखभाल के देते हैं वो लोग। मतलब इवन मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने बैंक का लोन लिया था, तो उसने गलती से लिख दिया होगा, उन्होंने बोला होगा रेफरेंसेस बता दें, तो वो मेरे घर आ गए थे पूछने के लिए कि यार आपका ये दोस्त लोन ले रहा है। तो मेरे घर आ गए, बोल रहे हैं हाँ भाई आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, और आपका घर जो है वो कितनी वैल्यू घर है, और कितने टाइम तक जो है, कब से अपना घर है किराए का घर है, ये सब चीजें। मैंने कहा मेरी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं भाई, जिसने लिया है लोन उसकी इंक्वायरी करें आप लोग। मतलब काफी स्ट्रिक्टली वो लोग कभी भी अपना पैसा जाने नहीं देते बैंक वाले। अच्छा, ये डिवेंचर्स की हम बात करते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स इज अनदर फॉर्म ऑफ लोन, लोन की एक टाइप है डिवेंचर्स। ठीक है। कभी आगे जाकर इसकी जब डिटेल में बताऊंगा मैं, फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लें, डिवेंचर्स अनदर एक अनदर नेम फॉर लोन। अच्छा भाई, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ओनर ने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया वो क्या कहलाता है? कैपिटल। ठीक है। और कैपिटल इंक्रीज कब होता है? जब ओनर और पैसा इन्वेस्ट करें। और कैपिटल डिक्रीज कब होता है? जब ओनर पैसा विड्रॉ कर ले, घर ले जाए अपने खर्च करने के लिए। और एक और वजह से कैपिटल इंक्रीज हो सकता है, हाँ, एक और वजह से कैपिटल इंक्रीज हमारा हो सकता है जब प्रॉफिट हो बिजनेस। इफ द बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट, देन ऑल्सो कैपिटल इंक्रीजेस। और बिजनेस को अगर लॉस होता है तो कैपिटल क्या हो जाता है हमारा? कम हो जाता है। वेरी सिंपल, ये तो इजी सी बात है। रेवेन्यू किसको कहते हैं? रेवेन्यू या इनकम, इट इज द अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के जो सेल करने से हम कमाते हैं, दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू कितने टाइप्स के होते हैं? सेल्स रेवेन्यू होता है, सेल्स करके जो रेवेन्यू कमाया हमने। कमीशन रिसीव्ड, अगर हमने कोई डील करवा दी किसी, जिसमें हमें कोई कमीशन मिल गया, दैट इज आल्सो रेवेन्यू। डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हर तरह के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू हैं। और एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस का मतलब जो खर्चे, जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, दैट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक खर्चा तो हम वो करते हैं ना जो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरी मोबाइल फोन की शॉप है, तो मैंने अपनी शॉप में जितने मोबाइल फोन खरीद के रखे हैं, ये सारे मोबाइल फोन क्या है मेरी? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। जो गुड्स बेचने हैं उसकी कॉस्ट, ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस है। और दूसरा एक्सपेंस क्या होता है मेरे पास? जो डे टू डे एक्सपेंसेस बिजनेस के,
अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस हो गया, वेजेस एंड सैलरीज हो गई, इंश्योरेंस, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है बिजनेस को रन करने के एक्सपेंसेस। ठीक है, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। पहली चीज क्या है? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ये 5 चीजें अकाउंटिंग के अंदर हैं। दीज आर कॉल्ड पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इनके ऊपर बेस कर रही होती है। अच्छा भाई, एसेट्स के अंदर 2 कैटेगरीज मैंने बताई थी, कौन कौन सी? नॉन करंट और करंट। लायबिलिटीज में भी 2 कैटेगरीज थी, नॉन करंट और करंट। बाकी कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में देयर इज नो डिफरेंस, कोई अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, एक एक ही है। ठीक है ना? एसेट्स क्या होते हैं? शॉर्ट सा रिकैप, एसेट्स क्या होते हैं? वो चीजें जो बिजनेस की ओनरशिप में है। ठीक है, नॉन करंट और करंट 2 बाइफिकेशंस हैं। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो कि लेस देन 1 ईयर हो, यानी कि कैश और ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें। लायबिलिटीज में नॉन करंट और करंट में क्या डिफरेंस है? नॉन करंट मतलब वो लायबिलिटीज जो कि 1 साल के बाद पे ऑफ करनी है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो कि विद इन 1 ईयर पे ऑफ करनी है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। रेवेन्यू क्या होता है? जो हम अर्निंग करते हैं, जो सेल्स वगैरह करते हैं, उससे जो हमारे पास पैसे आते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो, और जो गुड्स खरीदते हैं हम सेल ऑफ करने के लिए, वो, ये सारे एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना काफी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलें, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।